आज हम दीवान गालिब की गज़ल नंबर 217 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें 5 शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं और इस गज़ल के कुछ शेरों में मिर्ज़ा गालिब साहब ने आशिक के पागलपन, उसकी वहशत की एक कमाल की पिक्चर पेंट की है। द लवर हैज़ बिकम पैरानॉइड एंड हिस्टेरिकल, या तो उसको आम चीज़ों से डर लगने लगा है, खूबसूरत चीज़ों से डर लगने लगा है, क्योंकि इश्क के गम सहता सहता, महबूब के जुल्म सहता सहता वो अपना दिमागी संतुलन, अपना मेंटल बैलेंस खो चुका है। और वो कहता है कि मेरे नसीब में ही दुख दर्द लिखे हैं, मेरी बनावट में ही जहर मिला हुआ है, तो अब मुझे दुख दर्द वहशत हासिल ना होती तो और क्या होता है। और एक दो शेर हैं जिनके अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स इमेजरी का इस्तेमाल गालिब साहब ने किया है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करके देखते हैं। और आइए पहले गज़ल के शेरों को पढ़ते हैं, फिर इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो गालिब साहब कहते हैं कि बाग पाकर खफकानी ये डराता है मुझे, बाग पाकर खफकानी ये डराता है मुझे, साया शाख गुल अफई नज़र आता है मुझे, जौहरे तेग बसर चश्माए दीगर मालूम, जौहरे तेग बसर चश्माए दीगर मालूम, हूँ मैं वो सब्ज़ा कि जहराब उगाता है मुझे, मुद्दा महवे तमाशाए शिकस्त दिल है, मुद्दा महवे तमाशाए शिकस्त दिल है, आईना खाने में कोई लिए जाता है मुझे, नाला सरमाया यक आलम ओ आलम कफ़े खाक, नाला सरमाया यक आलम ओ आलम कफ़े खाक, आसमां बैज़ाए कुमरी नज़र आता है मुझे, ज़िंदगी में तो वो महफिल से उठा देते थे, ज़िंदगी में तो वो महफिल से उठा देते थे, देखूं अब मर गए पर कौन उठाता है मुझे। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर है कि बाग पाकर खफकानी ये डराता है मुझे, साया शाख गुल अफई नज़र आता है मुझे। बाग, गार्डन, खफकानी एक ऐसा शख्स जिसको घबराहट का रोग हो, डर की वजह से, घबराहट की वजह से जिसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, तो somebody who is suffering from heart palpitations because of anxiety, fear or some other poor mental state. साया शाख गुल, गुलाब के फूलों की शाख, टहनी का साया, शैडो। अफई कहते हैं किसी तरह के सांप को, अजगर हो सकता है, सम सॉर्ट ऑफ ए पॉइजनस स्नेक। तो शेर है कि बाग पाकर खफकानी ये डराता है मुझे, साया शाख गुल अफई नज़र आता है मुझे। सो here Mirza Ghalib has created a brilliant picture of madness and paranoia. तो कई बार फिल्मों में दिखाया जाता है कोई एक कैदी या कोई पागल इंसान किसी अंधेरे कमरे में बैठा है और उसको हर चीज़ से डर लगता है, कोई रोशनी दिखाई दे, कोई साया उसको दिखाई दे, कोई आवाज़ आए, कोई खटका हो तो वो एकदम डर जाता है, चौंक जाता है। या तो इस तरह की दशा यहाँ पे आशिक की हो चुकी है। हालांकि वो अंधेरे कमरे में नहीं बैठा, वो बाहर है, बाग में है, लेकिन उसकी मेंटल स्टेट इतनी ख़राब हो चुकी है कि उसको हर चीज़ से डर लगता है। सो ही हैज़ बिकम एक्सट्रीमली पैरानॉइड एंड हिस्टेरिकल। दुनिया के गम सहते सहते, महबूब के जुल्म सहते सहते, इश्क के गम सहते सहते वो अपना मानसिक संतुलन कंप्लीटली खो चुका है, उसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। या और बाग एक बड़ी खूबसूरत जगह होती है, स्पेशली जब बाहर आई हो तो फूल खिले होते हैं, हर तरफ हरियाली होती है। लेकिन ये बाहर का मौसम आशिकों के लिए और दुख दर्द लेके आता है। दुनिया में हरियाली छाई है और आशिकों के दुख दर्द और उनके ज़ख्म भी बहार में हरे हो जाते हैं, तो लोग खुशी मनाते हैं, लेकिन आशिकों को महबूब का विसाल नसीब नहीं होता है और उनके दुख दर्द और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे वो दुख सहता सहता आशिक जो है वो पागल हो चुका है और उसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और वो बेचैनी का शिकार रहता है। या और उसको हमेशा ये चिंता सताई रहती है कि वो महबूब का इंतज़ार करता रहता है, उसको ये सोचता रहता है, डरता रहता है कहीं महबूब किसी रकीब के साथ बाग में ना आ जाए, या ऐसा ना हो कि महबूब आए
और मेरा ख्याल कहीं और हो और मैं महबूब को देख ही ना पाऊँ, या तो ये सारी चिंताएं उसको सताती रहती हैं, उसको खाती रहती हैं। और या महबूब ने उसको इतना डराया धमकाया है, पहले इतने जुल्म उसके ऊपर ढाए हैं कि अब वो परपेचुअली एक एंग्शियस स्टेट में रहता है, या और महबूब डराता है धमकाता है, महबूब से शायद उसको डर लग रहा है, लोग भी डराते हैं। और अब उसको हर चीज़ से डर लगता है। तो एक खूबसूरत बाघ भी अब उसको डराता है। कहा तो ये गया है कि बाघ उसको डराता है, लेकिन रियलिटी ये है कि उसकी दिमागी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि एक खूबसूरत बाघ से भी अब उसको डर लगने लगा है। तो डर उसके मन के अंदर, उसके जहन में बैठा है। तो कहते हैं कि बाघ पाकर खफकानी ये डराता है मुझे, कि बाघ मुझे दिल की घबराहट का मरीज़ जान के समझ के डराता है। महबूब तो जुल्म ढाता ही है, ये दुनिया, ये खूबसूरत बाघ भी अब मुझे डराने लगा है। इसको मेरी कमज़ोरी का पता चल गया है, या इसको पता है कि मैं घबरा जाता हूँ, जल्दी घबरा जाता हूँ। और मेरी कमज़ोरी को जान के अब ये बाघ भी मुझे डराता है। या बाघ पाकर खफकानी ये डराता है मुझे। तो ये डराता है मुझे, मतलब देखो कैसे ये मुझे डराता है, या किस कदर मुझे डराता है। साया शाख गुल अफई नज़र आता है मुझे। या तो ये गुलाब के फूलों की शाख टहनी का साया मुझे अब एक सांप, एक अजगर के जैसे नज़र आता है, जिसको देख के मैं डर जाता हूँ। या तो जैसा मैंने कहा गया है कि बाघ डराता है, मगर ये डर उसके दिल के अंदर ही बैठा हुआ है। उसको हर तरफ खतरा नज़र आता है। तो इट्स हिज own hysteria and his own fearful imagination that he sees danger everywhere. Yeah, because love and passion has driven him to such a level of madness. साया शाख गुल भी उसको एक सांप नज़र आने लगा है। या तो कह रहा है देखो मुझे सब डराते हैं। एक इसके अंदर रंग ये भी है कि द होल यूनिवर्स इज़ कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी। या तो इस पूरी दुनिया को, कायनात को मेरी कमज़ोरी पता चल गई है। तो जैसे महबूब मुझे डराता है, अब ये सब पूरा ज़माना मेरे ऊपर जुल्म ढाता है और मुझे डराता है। या तो बट ऑफ कोर्स इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिज आउन पैरानोया। तो खूबसूरत चीज़ें भी उसके मन में डर पैदा करने लगी हैं, ऐसी उसकी दिमागी हालत हो चुकी है। तो ये इस शेर का जिस्ट है। कहते हैं कि बाघ पाकर खफकानी ये डराता है मुझे, साया शाख गुल अफ़ई नज़र आता है मुझे। जैसे मैंने कहा कि ये एक कमाल की पिक्चर गालिब साहब ने यहाँ पे पेंट की है, आशिक के पागलपन की। और किस कदर वो अपना यू नो मेंटल स्टेबिलिटी अपनी खो चुका है। जौहरे तेग बसर चश्माए दीगर मालूम, जौहरे तेग बसर चश्माए दीगर मालूम, हूँ मैं वो सब्ज़ा कि जहराब उगाता है मुझे। ये बहुत ही खूबसूरत शेर है, स्पेशली इसकी दूसरी लाइन। तेग कहते हैं तलवार को, जौहर तेग। तो तलवार की धार बनाने के लिए पहले उसको गर्म किया जाता है, फिर उसको एक पानी में डुबोया जाता है ठंडा करने के लिए। तो इस प्रोसेस में तलवार की धार के इर्द गिर्द कुछ निशान रह जाते हैं, जिनको हरे रंग का निशान बताया जाता है। उन निशानों को तेग का जौहर कहते हैं। तो तेग जौहर, वो जो धार के आगे पीछे जो निशान रह गए हैं, पड़ गए हैं, उनको तेग जौहर कहा जाएगा। और चश्मा, यू नो जिसको अंग्रेज़ी में फाउंटेन कह सकते हैं, सम काइंड ऑफ स्प्रिंग, जहाँ से फूट के पानी निकलता है। या तो पानी का सोर्स, जहाँ से पानी निकलता है, किसी और चीज़ के सोर्स को दर्शाने के लिए भी चश्मे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि किसी चीज़ का ओरिजिन कहाँ से है, कोई चीज़ कहाँ से पैदा होके आ रही है, कहाँ से फूट के आ रही है। बसर चश्मा ए दीगर, किसी दूसरे चश्मे से या स्प्रिंग से। यहाँ तलवार के जौहर की पैदाइश के सोर्स की बात हो रही है। तो किसी चीज़ की उत्पत्ति, उसकी पैदाइश के सोर्स का कहीं और होना, जहाँ से लगता है हमें कोई चीज़ पैदा होके आई है, वहाँ से नहीं आई, कहीं और से वो फूट के निकली है। सब्ज़ा कहते हैं हरियाली को, ग्रीनरी को, वेजिटेशन को। जहराब किसी तरह का जहरीला पानी, सम सॉर्ट ऑफ ए पॉइजनस कंटेमिनेटेड वाटर, एसिड भी हो सकता है। और जिस पानी में तलवार को डुबोया गया है उसको भी आप जहराब कह सकते हैं। और ये लफ्ज़ दुखी और कड़वे स्वभाव को, टेम्परामेंट को दर्शाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। या तो कड़वाहट से भरा हुआ स्वभाव, गुस्से से, दुख दर्द से भरा हुआ अगर किसी का स्वभाव हो, तो उसके लिए भी ये लफ्ज़ जहराब इस्तेमाल किया जाता है।
तो देखिए बड़ी खूबसूरत इमेजिनेशन है गालिब साहब की। कहते हैं कि जौहर तेग बसर चश्माए दीगर मालूम, कि सबको मालूम है, ऐसा जाना जाता है कि तलवार के जौहर के निशान उसमें खुद नहीं पड़ते, उसमें उसमें से खुद पैदा नहीं होते, तलवार में पैदा वो खुद नहीं होते, वो किसी और चश्मे से फूटते हैं। उसकी पैदाइश गर्म तलवार की धार को जहराब में या पानी में डुबोने की वजह से होती है। वो जहरीला पानी है जिसने तलवार में जौहर पैदा किया है। या उसी तरह हूँ मैं वो सब्ज़ा की जहराब उगाता है मुझे, जौहर तेग बसर चश्मा दीगर मालूम, हूँ मैं वो सब्ज़ा की जहराब उगाता है मुझे। या तो कहते हैं कि उसी तरह मैं वो सब्ज़ा हूँ, मैं वो हरियाली हूँ कि जहरीला पानी मुझे उगाता है, या तो मेरी बनावट में ही जहर डाल दिया गया है। या तो अगर जहरीले कंटेमिनेटेड पानी से किसी ज़मीन को सींचा जाए तो वहाँ पे जो सब्ज़ा हरियाली उगेगी वो भी कंटेमिनेटेड होगी। या तो कहते हैं कि मैं वो सब्ज़ा हूँ जिसको कि एक जहरीले पानी ने उगाया है। तो क्या हैरानी की बात है कि मैं खुद जहर से, दुख दर्द से, कड़वाहट से भरा हुआ हूँ। या तो दुखी कड़वे स्वभाव को भी जहराब कहते हैं, तो मैं उसी जहरीले स्वभाव की पैदाइश हूँ। तो इसी वजह से मैं दुख दर्द सहता हूँ, हमेशा कड़वाहट से भरा रहता हूँ और हमेशा रिजेंटमेंट से मैं भरा रहता हूँ, क्योंकि मेरा नसीब ही ऐसा है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि मैं इतना दुखी रहता हूँ, क्योंकि मेरी बनावट में ही जहर है, खराबी है, मेरा नसीब ही ऐसा है। एक ये भी रंग हो सकता है कि मुझे दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ माई लाइफ, या तो मुझे पैदा ही इसलिए किया गया है कि मैं सारी ज़िंदगी दुख दर्द सहूँ, कड़वाहट की, गुस्से की, रिजेंटमेंट की ज़िंदगी बिताऊँ। तो मुझे बनाया ही इसीलिए गया है। Why? Because my existence is because of, you know, because of poisonous. My existence, my source is poisonous. Yeah. जौहरे तेग बसर चश्माए दीगर मालूम, हूँ मैं वो सब्ज़ा कि जहराब उगाता है मुझे। मुद्दा महवे तमाशाए शिकस्त दिल है, मुद्दा महवे तमाशाए शिकस्त दिल है, आईना खाने में कोई लिए जाता है मुझे। मुद्दा कहते हैं मकसद को, पर्पज़ को, किसी तरह का क्लेम, कोई टॉपिक, और भी इसके मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी का मकसद है, उसको उसको मुद्दा कहेंगे। महवे तमाशा, किसी तमाशे में खोया हुआ, शिकस्त दिल, दिल का टूटना। दिल को अक्सर एक आईने से कंपेयर किया जाता है, तो दिल रूपी आईने का टूटना, उसको शिकस्त दिल कहेंगे। महवे तमाशा है शिकस्त दिल, या दिल रूपी आईने के टूटने के तमाशे में खोया हुआ। आईना खाना इज़ लाइक ए चेम्बर ऑफ मिरर्स, शीश महल कह सकते हैं, कोई ऐसा कमरा या ऐसा घर जो शीशे से बना हो, या फिर जहाँ पे चारों तरफ शीशे लगे हों। या तो उन शीशों के अंदर आपको अपनी छवि, अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देगी चारों तरफ। या तो वंस अगेन खूबसूरत इमेजिनेशन है। कहते हैं कि मुद्दा महवे तमाशा है शिकस्त दिल है, आईना खाने में कोई लिए जाता है मुझे। तो दिल एक आईना है जिसमें आपको अपनी छवि, अपनी रिफ्लेक्शन, अपने जज्बात की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, अपनी ज़िंदगी के पर्पज़ की रिफ्लेक्शन उसके अंदर दिखाई देती है। और वो आईने की तरह नाजुक भी होता है, वो जल्दी टूट भी जाता है। आशिक का दिल बहुत नाजुक होता है। या तो यहाँ आशिक के दिल का आईना टूट चुका है, उसका दिल टूटा ज़िंदगी की नाकामी की वजह से, इश्क के दुख दर्द सहते सहते, महबूब की बेपरवाही और इश्क में अपनी नाकामी की वजह से उसका दिल टूट गया है, दिल रूपी आईना टूट गया है। एक आईना टूटा तो उसके कई टुकड़े बन गए जो खुद छोटे छोटे आईने हैं, और ऐसा लग रहा है कि पूरा दिल अब एक आईना खाना बन गया है, क्योंकि वो जो शीशे के फ्रेगमेंट्स हैं वो हर तरफ बिखर गए हैं, और जहाँ हर तरफ दुख की, नाकामी की छवि अब दिखाई देने लगी है। आशिक का दिल एक ऐसा आईना खाना बन गया है। तो ज़िंदगी का जो मकसद था, मुद्दा था, उसको यहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया गया है। या तो आशिक और आशिक का मुद्दा खुद अब बस इस टूटे हुए दिल का तमाशा देख रहे हैं। हर तरफ नाकामी की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, और मुद्दा खुद बस इसी टूटे हुए दिल का तमाशा देख रहा है, और कोई काम नहीं है उसके पास करने के लिए। तो इमेजरी देखें, कहते हैं कि मुद्दा महवे तमाशा है शिकस्त दिल है, कि मेरा मुद्दा, मेरा मकसद टूटे हुए दिल का तमाशा देखने में खोया हुआ है, कोई और काम उसको नहीं है। आईना खाने में कोई लिए जाता है मुझे, और ऐसा लगता है कि मानो कोई मुझे एक आईना खाने में
लिए जाता है, क्योंकि अब मेरा दिल उस तरह के टूटे हुए शीशे का आईना खाना बना बैठा है। तो अब ओपन क्वेश्चन है, कौन आईना खाने में उनको लिए जा रहा है? क्या मकसद खुद उनको लिए जा रहा है, या वैसे ही इमेजिनरी स्टेटमेंट है क्योंकि आशिक को लग रहा है कि उसको कोई आईना खाने में लिए जा रहा है, जबकि वो अपने दिल के अंदर ही घुट रहा है, राइट? ही इज़ इफेक्टिवली गोइंग इनसाइड हिज ओन हार्ट एंड हिज ओन हार्ट हैज़ बिकम दिस चेम्बर ऑफ मिरर्स। अब मुद्दा तमाशे में क्यों खोया है, इसका भी क्या मतलब है, एग्जैक्टली कहना मुश्किल है। अगर मकसद पूरा हो जाता, महबूब से विसाल हो जाता, तो दिल टूटता ही नहीं, तो ये आईना खाना बनता ही नहीं। अब इतनी शानदार तरीके से, इन सच ए स्पेक्टेकुलर मैनर द हार्ट हैज़ ब्रोकन, कि यहाँ पे एक तमाशा पैदा हो गया है, राइट? तो मुद्दा खुद हैरान है, और बस वो हैरानी से किस ब्रिलियंस से दिल टूटा है, राइट? बस उसको देख रहा है, दिल की शिकस्त के तमाशे को वो देखने में खोया हुआ है, या तो इफ़ेक्टिवली मकसद पूरा नहीं हुआ, और इस कदर दिल टूटा है, इतनी शान से दिल टूटा है कि मुद्दा बस अब खोया हुआ है दिल, टूटे हुए दिल का तमाशा देखने में, या और आशिक देखें, इसके अंदर दो तीन एंटिटीज़ हैं। आशिक खुद एक चीज़ है, मुद्दा खुद एक चीज़ है जिसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है, दिल एक एंटिटी है, टूटा हुआ दिल एक एंटिटी है जो अब एक आईना खाना बन गया है। तो दिल का जिस्ट इसका ये है कि दिल का आईना टूटा पड़ा है, आशिक का मकसद पूरा नहीं हुआ, उसको महबूब का विसाल नसीब नहीं हुआ, और आशिक और उसका जो ज़िंदगी का मकसद था, जो पर्पस था, जो मुद्दा था, बस अब इस टूटे हुए दिल के तमाशे को देखने पे मजबूर हैं, इसी में खोए हुए हैं। आईना खाना खूबसूरत भी हो सकता है, तो इस टूटे हुए दिल में भी खूबसूरती है, ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। इससे ज़्यादा अगर हम सोचेंगे तो शायद इसकी खूबसूरती डिमिनिश हो जाएगी। इफ़ेक्टिवली निराशा का रंग है, नाकामी का रंग है, आशिक का दिल टूट चुका है, और आशिक बस उस दिल रूपी आईने खाने में खिंचा चला जा रहा है, राइट? अंदर ही अंदर घुट रहा है, और उसको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे आईना खाने में लिए जा रहा है। तो कहते हैं कि मुद्दा महवे तमाशाए शिकस्त दिल है, आईना खाने में कोई लिए जाता है मुझे। नाला सरमाया यक आलम ओ आलम कफ़े खाक, आसमां बैज़ाए कुमरी नज़र आता है मुझे। नाला लेमेंटेशन, रोने को, चीखने पुकारने को, विलाप को कहते हैं। सरमाया दौलत को, पूंजी को, एसेट्स, वेल्थ को कहा जाता है। यक आलम एक एक पूरी दुनिया या पूरी दुनिया, सरमाया या कालम एक पूरी दुनिया की दौलत, या और कफ़े खाक कहते हैं मुट्ठी भर खाक, हैंडफुल ऑफ डस्ट। आसमां, आसमान स्काई को कहा जाता है। बैज़ा कहते हैं अंडे को, एग को। कुमरी एक तरह का कबूतर है जिसको अंग्रेज़ी में रिंग डव कहा जाता है, जिसके गले में एक तरह के कॉलर का गहरा डार्क निशान होता है, या और उसका रंग खाकी होता है। इट्स लाइक ए डस्टी और डस्की कलर्ड डव और पिजन, या तो शायरी में ही इसका जिक्र मैंने देखा है, रोज़मर्रा की ज़बान में तो कभी कुमरी सुना नहीं। और शायरी में एक खाकी डल रंग के कॉन्टेक्स्ट में कुमरी का जिक्र आता है, हम दूसरे शेरों में भी देख चुके हैं। या खाक के कॉन्टेक्स्ट में इसका जिक्र आता है, या तो अगर खाक का मंज़र पेंट करना हो या खाकी कलर दर्शाना हो तो कुमरी का जिक्र शायरी में आता है, या बैज़ा ए कुमरी, कुमरी का अंडा, एग ऑफ ए रिंग डव, या तो शेर है कि नाला सरमाया यक आलम ओ आलम कफ़े खाक, आसमां बैज़ाए कुमरी नज़र आता है मुझे। तो कॉम्प्लेक्स इमेजरी है। मेरे ख्याल से शेर का जिस्ट ये है कि इस दुनिया में नालों, दुख, दर्द और खाक के अलावा कुछ नहीं है। द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ ब्लीक। इस दुनिया का जो सरमाया है, इस दुनिया की जो दौलत है, वो नालों के अलावा, रोने चीखने पुकारने के अलावा कुछ नहीं है। और ये दुनिया मुट्ठी भर खाक के अलावा और कुछ नहीं है, और यहाँ हर तरफ खाक उड़ रही है, या तो अब आशिक खुद इतना दुखी है, इतना निराश है, और उसकी ज़िंदगी में इतना दुख है कि उसको हर तरफ बस नाले, रोना, पुकारना और खाक उड़ती हुई नज़र आती है। ही हैज़ लॉस्ट ऑल होप। उसको कोई उम्मीद कहीं नज़र नहीं आती, कोई रंग कहीं, कोई रंगत कहीं नज़र नहीं आती, हरियाली, खूबसूरती कहीं नज़र नहीं आती।
हर तरफ उसको बस खाक उड़ती हुई नज़र आती है। तो ए वेरी ग्रिम पिक्चर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हैज़ बिन पेंटेड। ये ह्यूमन कंडीशन पे एक कमेंट्री भी हो सकती है कि धन दौलत खुशी सब का पीछा करके अल्टीमेटली इंसान को खाक ही हासिल होती है, खाक ही उसके हाथ लगती है, और रोने के अलावा, दुखी रहने के अलावा ह्यूमन कंडीशन जो है वो कुछ नहीं, इसके अलावा आपको कुछ अल्टीमेटली हासिल नहीं होता। या निराशा की टोन है, और ये इस वजह से है क्योंकि आशिक खुद अंदर से टूटा हुआ है, निराश है, दुखी है। तो कहते हैं कि नाला सरमाया यक आलम ओ आलम कफ़े खाक, कि इस पूरी दुनिया का सरमाया दौलत बस नाला है, बस रोना पुकारना है, यही दौलत है और कुछ नहीं, दुनिया के पास इसके अलावा और कुछ नहीं। नाला सरमाया यक आलम, सो इस पूरी दुनिया, पूरे पूरे आलम की जो दौलत है वो बस नाला है, और आलम कफ़े खाक, और ये आलम खुद बस एक मुट्ठी भर खाक के बराबर है। आसमां बैज़ आए कुमरी नज़र आता है मुझे, और कहते हैं कि आसमान कुमरी के अंडे के जैसा मुझे नज़र आता है। अब कुमरी का अंडा क्यों बोला गया है एग्जैक्टली पता नहीं, क्या कहा नहीं जा सकता। परहैप्स द स्काई इज स्फेरिकल एंड द एग इज स्फेरिकल आल्सो। आसमान धूल से भरा है, जो कुमरी और उसके अंडे का भी रंग खाकी होता है, डस्टी डस्की कलर होता है। तो धुंधलापन, खाकी रंग निराशा को भी दर्शाता है। तो आशिक को आसमान में बस खाक उड़ती हुई नज़र आती है, और इस खाकी रंग के अलावा उसको कुछ इस दुनिया में, आसमान में नज़र नहीं आता। तो ओवरऑल दिस वर्ल्ड हैज़ नथिंग बट डस्ट, इट इज़ फुल ऑफ डस्ट, इट्स नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ डस्ट। और यहाँ पे दुख, दर्द और खाक के अलावा कुछ नहीं है। अगर सरमाए को आप पॉजिटिव सेंस में पढ़ें तो नाला एक कीमती चीज़ है, ये भी हो सकता है, क्योंकि आशिक को नाले करना पसंद होता है, उसको दर्द की लज्जत चाहिए, तो ये रंग भी इसके अंदर से उभर के आ सकता है। लेकिन ये पूरी गज़ल जो है वो वहशत, उदासी, निराशा पे लिखी गई है। तो शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड रंग यही है कि दुनिया की दौलत रोने पुकारने और खाक के अलावा कुछ नहीं है। और ये आशिक को ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि वो अंदर से टूटा हुआ है, राइट। उसकी अपनी ज़िंदगी में नालों के अलावा कुछ नहीं है, खाक के अलावा कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि नाला सरमाया यक आलम ओ आलम कफ़े खाक, आसमां बैज़ आए कुमरी नज़र आता है मुझे। और ये आखिरी शेर बड़ा ही खूबसूरत शेर है। कहते हैं ज़िंदगी में तो वो महफिल से उठा देते थे, ज़िंदगी में तो वो महफिल से उठा देते थे, देखूं अब मर गए पर कौन उठाता है मुझे। या तो once again he has done a masterful job of painting like a grim sad picture of the lover। या तो आसान ज़बान है, कोई मुश्किल लफ्ज़ इस शेर में नहीं है। तो बेचारे आशिक को जालिम महबूब पहले तो कभी अपनी महफिल में आने नहीं देता, या और अगर कभी वो आ जाता था तो उसको वहाँ से महबूब बेइज्जत करके उठा देता था, उसको वहाँ से उठा के बाहर निकाल देता था। या और सारी ज़िंदगी उसने ये जुल्म, ये बेइज्जती सही, और अब वो बेचारा मर गया है। सो आशिक मर गया है एंड ही इज़ स्पीकिंग फ्रॉम बियॉन्ड हिज ग्रेव। तो खूबसूरत वर्ड प्ले है उठाने के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द। या तो आप महफिल में से भी किसी को उठा सकते हैं, और अगर आप मर जाएं तो आपका जनाजा, आपकी अर्थी भी किसी को उठानी पड़ती है। या तो कहता है कि ज़िंदगी में तो वो महफिल से उठा देते थे, कि जब मैं ज़िंदा था सारी ज़िंदगी तो मुझे मेरा महबूब महफिल से उठा देता था। या महबूब के अलावा और दुनिया के लोग भी हो सकते हैं जो सच्चे आशिक के रकीब हैं, उससे नफ़रत करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोग महफिल से आशिक को उठा देते थे, उसको मिसट्रीट करते थे, उसकी बेइज्जती करते थे। लेकिन द मोस्ट लाइकली कैंडिडेट इज़ द बिलवेड। तो कहते हैं ज़िंदगी में तो वो महफिल से उठा देते थे, देखूं अब मर गए पर कौन उठाता है मुझे। तो कहते हैं कि अब तो मैं देखता हूँ, तो मैं तो मर गया हूँ अब, राइट। अब मैं देखता हूँ कि मुझे कौन उठाता है, मुझे कौन उठाने आता है। या तो सच ए सैड पिक्चर, तो वर्ड प्ले देखें, जीते जी तो ए महबूब तू मुझे उठा देता था, क्या तू अब भी मुझे उठाएगा। या तो देखें, पहले तो कॉन्टेक्स्ट अलग है, वो जालिम महबूब क्यों आएगा आशिक की अर्थी और जनाजा उठाने, तो उसके ऊपर एक सरकास्टिक कमेंट भी है कि पहले तो तू बड़ी तेज़ी से आता था मुझे उठाने के लिए, अब मैं मर गया हूँ, अब तू क्यों नहीं आता मुझे उठाने के लिए। या तो मेरी अर्थी को कंधा देने के लिए भी तो आ, पहले तो तेरे को बड़ी जल्दी थी मुझे उठाने में,
अब मैं मर गया हूँ तो अब मैं देखता हूँ कि कौन मुझे उठाने के लिए आता है, या ए महबूब तू मुझे अब उठाने के लिए आएगा कि नहीं आएगा। या तो आशिक की लाश पड़ी है, कोई उसको उठाने के लिए नहीं आ रहा है। और शायद लोगों की भीड़ भी शामिल थी उसको जीते जी महफिल से उठाने में, लेकिन अब उसका जनाजा उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा। महबूब को अपने रुतबे की परवाह है, वो नीचा क्यों झुकेगा आशिक को उठाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि लाश महफिल में पड़ी है, आशिक ने खुदकुशी कर ली है, महफिल में खुदकुशी कर ली है, या किसी वजह से उसकी लाश को महफिल में लाया गया है। और ये भी हो सकता है कि महबूब लाश को भी उठवा देगा। या सो दिस विल बी ए फाइनल एक्ट ऑफ टिरनी ऑन द पार्ट ऑफ द बिलवेड। या कि वो एक फाइनल बार आशिक की बेइज्जती करेगा और उसकी लाश को वहाँ से उठवा देगा। ये रंग भी हो सकता है। एक चैलेंज का रंग भी हो सकता है कि देखते हैं कि अब मुझे कौन उठाता है, या अब तो तुम और मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते, अब तो मैंने अपनी जान गंवा दी है, जीते जी तो की, मगर मैंने वो ताकत अब तुमसे छीन ली है। अब मैं देखता हूँ कि मुझे महफिल से कौन उठाता है, कौन मेरी बेइज्जती करता है। तो ये रंग भी इसके अंदर है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद महबूब का दिल फाइनली पिघल जाए, उसको अपनी गलती का एहसास हो, और वो एक बार फाइनली आशिक को उठाने के लिए आए, इन द सेंस कि आशिक की अर्थी उसका जनाजा उठाने के लिए वो आ जाए, जो कि आशिक चाहता है। लेकिन तो ये रंग भी एक इसके अंदर हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखें क्या खूबसूरत वर्ड प्ले है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी भर तो तुम मुझे महफिल से उठा देते थे, अब मैं मर गया हूँ तो अब मैं देखता हूँ कि कौन मुझे उठाने के लिए आता है। पहले तुम उठाते थे, अभी तो उठाओ। या लेकिन शायद महबूब उसकी अर्थी उठाने के लिए नहीं आएगा। तो कहते हैं कि ज़िंदगी में तो वो महफिल से उठा देते थे, देखूं अब मर गए पर कौन उठाता है मुझे। शायद उसको पता है कि कोई कोई नहीं उठाएगा, कौन उठाता है मुझे, या कोई उठाने नहीं आएगा। तो ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।